स्वैलोइंग द सन, उस पर बात होगी। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है और टाइटल आपने सिलेक्ट कैसे किया? अगर आप विश्वास रखें, अगर आप धैर्य दिखाएं और आप किसी भी उस कार्य में उद्देश्य को सामने रखते हुए लगे रहें, तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। किस तरह पुरुष भी जो उस समय अपने पितृसत्तात्मक सोच से बाहर निकलकर किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का बीड़ा लेते हैं, तो ये बहुत ही एक अलग बात मैंने इस उपन्यास में उजागर की है। आज के दौर में जब ये कहा जाता है कि फला पुरुष की सफलता के पीछे, कामयाबी के पीछे उसकी औरत का हाथ है या किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन बहुत कम सुना जाता है कि किसी औरत की कामयाबी में उसके साथी पार्टनर मर्द का, आदमी का हाथ होता है, योगदान होता है। ये कहीं ना कहीं अभी भी इनजस्टिस होता है। ये दोनों तरफ लागू होता है। आपकी किताब में मराठा कल्चर की झलकियां देखने को मिलती हैं। कैसे आपने गागर में सागर भरा है? कई लोगों ने कहा है कि ये पहली किताब है जिसमें मराठी कल्चर को उसकी भव्यता, उसकी जो गहराई है और रिचनेस है, वो पूरी तरह से प्रदर्शित किया है, तो इस नॉवल ने किया है। कहा जाता है कि जो इंसान खुद को जैसा भरता है वैसा ही छलकता है। आपके बचपन में जो संस्कार बनते हैं, जो आप सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं, वही आप फिर उसका उद्गार करते हैं। माय पंच प्राण, the 5 vital life forces drawn from cosmic springs. I consecrate to you, my Devi. Let the Spirit Divine merge my soul with yours and our bodies entwine. O Madhumalti, let the beguiling veil of Maya once and for all be pierced and fall between the manifest and the truth, between the striving and the attainment, between the worshipper and the worshipped, between me and you. तुमने तो मुझे देवी बनाया था, बट भूल गए तुम पूजा करना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी भी तुमको देवी मानता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे मानने की बात नहीं है, तुम्हारे मानने से मैं देवी नहीं हूँ, मैं देवी हूँ मेरे अपने बलबूते पे, और जो मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बल। सारे ते मगलेख तुच्छ गमती, चित्ताची आलोचनी, तिचा क्षयलेख एकच उभा, मी मग्न पारायणी। प्रेम लेख है जो सांध्य देवी लिख रही है, और वो कह रहा है कि मैं एक ही हूँ जो इस प्रेम पत्र का पारखी हूँ, और इसमें तुम्हारे और मेरे प्रेम की रचना है। उस्ताद शायर हैं फरहत एहसास साहब। आपने प्रेम पत्रों का जिक्र किया, प्रेम गाथा का जिक्र किया, उनका एक शेर मेरे जहन में आ गया कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना, मोहब्बत क्यों नहीं करते। एक डायनेमिक्स है मैन वुमन रिलेशनशिप का, जो मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया है इस उपन्यास में। बांधती लवर तोरण देव, बाजत जंगल मंगल गान, कड्यातून खाली होतून प्राण, होऊनी काशाय रंग, प्रेमाने बेहोश दम, पाहूगे समागती सागरी अंत,
अजून संपेना वैसाख हन। तो वो सारा वो कल्पना करता है कि किस तरह बारिश आएगी और फिर हम लोग भर ऊपर देव तोरण लगाएंगे और सारे किन्नर गाएंगे गाना, और हम लोग प्रेम में बेहोश दंग होके काशाय रंग होके हम किस तरह समुंदर की तरफ जाएंगे और मैं जाऊंगा और किस तरह अपने प्राण को मैं लौट दूंगा उसके अंदर। वो लोग खुश नसीब हैं दुनिया की भीड़ में जिनको कलम दवात किताबों से इश्क है। क्या बात। इस इश्क में कमी आ रही है? ज़रूर कम हो रहा है। और मैं जब भी पब्लिशर्स से बात करती हूँ और बुक स्टोर ओनर्स से बात करती हूँ, ये ज़रूर देखने में आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र द्विवेदी। वीकेंड स्पेशल सीरीज़ के तहत खास पेशकश बुक कॉरिडोर में आपका स्वागत है। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ हम बातचीत अगले 1 घंटे तक करेंगे, उनका बहुत लंबा अनुभव है, लंबी जर्नी है। और मुझे उनसे बात करने से पहले निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। कई सारी परतें होती हैं व्यक्तित्व की, और हर व्यक्ति की पहली नज़र में कुछ और नज़र आता है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अनुभव लेते हैं, तो बहुत सारी सतह खुलती हैं, बहुत सारी परतें खुलती हैं। और इसी तरह आज जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनके बारे में ये कहा जाए कि दुनिया के करीब 80 मुल्कों का सफ़र कर चुकी हैं। बेहतरीन कहा जाए व्यक्तित्व तो है ही, एक भद्र महिला हैं, अच्छी पत्नी हैं, अच्छी माँ हैं, अच्छी ऑथर हैं, स्कॉलर हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन हम आज बात करेंगे लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी जी से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, बुक कॉरिडोर कार्यक्रम है हमारा, और पहला उपन्यास आपका जो बड़ा चर्चित है, स्वैलोइंग द सन, उस पर बात होगी। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है और टाइटल आपने सिलेक्ट कैसे किया? तो कई लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सूर्य का निगलना ये कोई हनुमान जी वाली बात तो नहीं है कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया। तो मुझे ये जवाब हरदम देना पड़ता है कि वो उसी धाड़स और उसी डेयरिंग की कहानी है ये। और इस उपन्यास में मैंने हमारी महाराष्ट्र की, जो आजकल चंडी देवी मानी जाती हैं, उनकी पूजा भी होती है, एक संत थी और महिला संत 13वीं सदी में, और संत ज्ञानेश्वर की बहन होती थी। तो उन्होंने कई अभंग लिखे हैं। आप जानते होंगे अभंग जो डिवोशनल वर्स होते हैं और भक्ति गीत होते हैं। तो उन्होंने एक लिखा था जो मेरे बचपन से मेरे जहन में बसा हुआ है, और वह ये था, मूंगी उड़ा ली आकाशी, तीने गिल्ले सूर्याशी, थोर नवलभ झाला, बांज पुत्र प्रसवला, भिंसू पाताळाशी जाय, शेष माथा बंदी पाय, माशी व्याली घार झाली, देखूनी मुक्ताई हंसली। एक छोटी सी चींटी उड़ के आसमान में चली जाती है और सूर्य को निगल लेती है। एक और चमत्कार, बांझ महिला एक पुत्र को जन्म देती है। एक बिच्छू पाताल लोक में पहुंच जाता है और शेष नाग उसके सामने माथा टेक लेता है। और फिर एक मक्खी बाघ को जन्म देती है। इस सब को देख के मुक्ताबाई हंसती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चमत्कार हो सकता है, जो असंभव दिखता है वो संभव हो सकता है।
अगर आप विश्वास रखें, अगर आप धैर्य दिखाएं और आप किसी भी उस कार्य में उद्देश्य को सामने रखते हुए लगे रहें, तो कुछ भी चमत्कार हो सकता है। तो ये इस भावना को, इस धारणा को लेके यह उपन्यास मैंने लिखी है। और इसके जो भी पात्र हैं, खास करके जो महिला पात्र हैं, मालती है जो बचपन से लेके उसकी पूरी जो जर्नी है बड़े होने तक, और उसकी जो नारी शक्ति का जो रूप आता है सामने, वो चाहे उसकी बहन कमला, और भी पात्र हैं, सरला, अम्बुताई, हर पात्र, हर जो महिला पात्र है वो यही करना चाह रही है कि मैं किसी तरह दायरे से बाहर उड़ के अपने सीमित दायरे से बाहर उड़ के कुछ चमत्कार करके दिखाऊं। मैम, इस किताब के कंटेंट पर विस्तार से बात होगी, लेकिन मुझे लगता है ये किताब आज के दौर में इसलिए भी मौजूद है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी उतनी कामयाबी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। गांव देहात में बहुत सारी औरतें हैं जो अपने ब्रैकेट में कैद हैं और कहीं ना कहीं वो अपने टैलेंट का यूज़ नहीं कर पाती हैं। आपको लगता है कि वाकई अब ये किताब बहुत कुछ नया देगी समाज को? ज़रूर, क्योंकि और दिया है। और जिस तरह से इस किताब को केवल महिलाओं ने ही नहीं, पुरुषों ने भी पढ़ा है, क्योंकि ये बेस्ट सेलर है। और हर वर्ग के, हर उम्र के लोगों ने, और महिलाओं ने और पुरुषों ने, दोनों ने पढ़ा है और पसंद किया है, सराहा है। और मुझे जो फीडबैक मिला है उसमें एक ये ज़रूर आता है प्रश्न कि किस तरह मैंने उस 100 साल पहले महिला सशक्तिकरण का क्या हुआ था, किस तरह आगे बढ़े थे लोग और दूरदर्शी थे। और आज सोच भी नहीं सकते थे कि 100 साल पहले कोई बाप, जैसे मेरे ये जैसे मैं आप बताऊंगी आपको कि ये मेरे माता पिता के जीवन से प्रेरित हैं। और इसमें जो बाबा हैं, मालती के पिता, वो सचमुच में महर्षि कर्वे के बहुत महर्षि कर्वे को मानते थे। और उनका जो अभियान था, उन्होंने अपने निजी जीवन में वो आगे बढ़ाया। और वो चाहते थे कि महिला शिक्षा ही आगे बढ़ेगी और वो महिला को मुक्त करेगी, लिबरेट करेगी। और उसी सोच में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, जब उनकी जो पत्नी थी, उनका 28 साल की उम्र में देहांत हो गया। और तब उन्होंने देखा कि क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज में थी और चाइल्ड मदर थी, हाँ, उसी के कारण इनका देहांत हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों को मैं कभी बाल विवाह नहीं होने दूंगा और मैं शिक्षा। तो ये कहानी इसमें ये कहानी है कि किस तरह पिता इन 2 बेटियों को, जब उनकी पत्नी मर जाती है, तो वो किस तरह उनको अनाथ आश्रम में भेजते हैं, अहिल्याश्रम में, इंदौर में, दूर, हाँ, अनाथों की तरह, हाँ, रखते हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए। वहाँ से वो ग्रेजुएट करती हैं, फिर वो जाती हैं एल्फिंस्टन कॉलेज, पहली महिला ग्रेजुएट्स होती हैं महाराष्ट्र की। तो वहाँ जाती हैं और वहाँ पर पढ़ती हैं, फिर आगे जाके लॉयर बनती हैं। तो वो पूरी छूट देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। तो 2 चीज़ें सामने आती हैं कि ये
युवतियाँ, ये लड़कियाँ किस तरह अपने हाथ में एजेंसी लेती हैं, हाँ, किस तरह वो आगे बढ़ती हैं, जो उनको मौका मिलता है उसको छोड़ती नहीं है, हाँ, और बड़े धाड़स के साथ, बड़े ढीठपना से। मालती का जो कैरेक्टर है लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो एक प्रतीक है, हाँ, नारी शक्ति का, हाँ, नारी शक्ति का। तो वो आगे बढ़ती हैं, और फिर तो शिक्षा तो एक बात है, और वो किस तरह नारी को आगे ले जाता है। पर दूसरी बात ये है कि क्या चॉइसेस करती हैं वो, क्या अपने जीवन में वो स्वयं ये चॉइस कर सकती है कि मैं किसके साथ शादी करूं, मैं किस स्टेज पे मैं नौकरी करना शुरू करूं। अब जैसे वो अपने प्रेमी के लिए लॉ स्टडीज़ छोड़ के बनारस जाके महिला महाविद्यालय में पढ़ाना शुरू कर देती है और उसको सपोर्ट करती है। तो ये उस समय आप सोचिए 1930 की बात, हाँ, तकरीबन 95 साल पहले। हाँ, तो उस समय उन्होंने जाके ये किया, और फिर पिताजी को उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें उनको बुरा लगा कि वो अपना लॉ स्टडीज़ बीच में छोड़ दी है। उनको पता नहीं था क्यों, उन्होंने ये बताया कि नहीं, मुझे सिखाना है, और आपकी जो दी हुई जो शिक्षा, महिला शिक्षा की जो अभियान है, मुझे आगे ले जाना है, इसलिए मुझे जाने दीजिए आप। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, जो तुम्हारी मर्ज़ी। तो इस तरह की जो चॉइस है वो भी एक बात। और तीसरी बात यह है कि आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो मन में एक आत्मविश्वास जगाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इसमें ये दिखाया है कि किस तरह से महिला, जो भी महिला कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरह से अपने आप को उठाती हैं और बताती रहती हैं अपने आप को भी। और दूसरी बात यह दर्शाता है, ये उपन्यास में ये मैं दर्शाती हूँ कि इस महिला सशक्तिकरण के यात्रा में पुरुषों का बहुत बड़ा एक रोल है, और बहुत बड़ा एक दायित्व है कि उनको चैम्पियन बनना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें उस समय बाबा का तो कैरेक्टर है ही, बहुत लोगों को पसंद आया बाबा का कैरेक्टर। कहने लगे, कई लोग तो कहते हैं वो असली हीरो हैं। फिर गुरु हैं एक कैरेक्टर जो द हीरो कहिए वो, और वो 17 साल की उम्र में दोनों मिलते हैं एल्फिंस्टन कॉलेज में, और वो भी बहुत बड़े उदार ख्याल के थे। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि अरे ये तो महिला है, हरदम बराबरी का रिश्ता रहा उनका। तो वो जो पहले दोस्ती उनकी कैसी होती है, अगेन 100 साल पहले कि कैसे उनका मेल होता है, क्योंकि दोनों के लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था मिलना, और इस तरह से और दोस्ती करना कॉलेज में, और फिर किस तरह से वो ड्रामा में साथ पार्टिसिपेट करते हैं, और देशभक्ति के सत्याग्रह में, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में, फिर बाद में उनका और भी फिर जब प्रेम बदलता है, वो जब तय कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे, तो उसके बाद उनको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि किस तरह पुरुष भी जो उस समय अपने
पितृसत्तात्मक सोच से बाहर निकलकर किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का बीड़ा लेते हैं। तो ये बहुत ही एक अलग बात मैंने इस उपन्यास में उजागर की है, और मैं कुछ बाद में आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगी। पर आना चाहूँगा कि यकीनन आपने एक बात तो ये कही कि आप जो ठान लेते हैं वो पा लेते हैं, बशर्ते आप हिम्मत हौसला ना खोएं, उम्मीद ना खोएं और लगातार अपने हिस्से का प्रयास करते रहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आपने जो जिक्र किया पात्रों के ज़रिए, किरदार के ज़रिए, कि लोगों ने आगे आके मदद की उन महिलाओं की, बच्चियों की। आज के दौर में जब ये कहा जाता है कि फला पुरुष की सफलता के पीछे, कामयाबी के पीछे उसकी औरत का हाथ है या किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन बहुत कम सुना जाता है कि किसी औरत की कामयाबी में उसके साथी पार्टनर मर्द का, आदमी का हाथ होता है, योगदान होता है। ये कहीं ना कहीं अभी भी इनजस्टिस होता है, नज़रिए का फ़र्क है, देखने का फ़र्क है। नहीं, ये दोनों तरफ लागू होता है। देखिए, जब एक समानता का रिश्ता है, संबंध है, पति पत्नी का हो या पिता बेटी का हो, तो उसमें दोनों दो तरफा है। ये पिता भी अपने बेटी को सशक्त बना के बहुत कुछ पाता है, और वैसे ही पति पत्नी में भी अगर पत्नी साथ देती है पति का, तो पति का ऑफ कोर्स सफलता उससे होती है, और पत्नी की भी उतनी ही सफलता होती है जब पति साथ देता है। तो ये मैं नहीं कहती कि कोई इसमें अन्याय है, क्योंकि दोनों तरफ से ये काम चल रहा है, ये दो तरफा है। एक सवाल मैम ये कि सहजीवक है, सिम्बायोटिक है। आपकी किताब में मराठा कल्चर की झलकियां देखने को मिलती हैं। कैसे आपने गागर में सागर भरा है? कई लोगों ने कहा है कि ये पहली किताब है अंग्रेज़ी में जिसमें, अंग्रेज़ी के नॉवेल में, जिसमें मराठी कल्चर को उसकी भव्यता, उसकी जो गहराई है और रिचनेस है, वो पूरी तरह से प्रदर्शित किया है, तो इस नॉवेल ने किया है। और मैं बहुत ही इस के लिए मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ख़ास करके मेरे पिता बहुत खुद कवि होते थे। उन्होंने वो नाटक भी लिखे, बाद में तो लॉयर बन गए, और उन्होंने अम्बेडकर जी के साथ वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने लिखा। तो बीजी मुर्देश्वर जिसे कहते हैं ना कि मैरिड टू बर्ड सॉन्ग, हाँ, कि वो बहुत ही पोएटिक होते थे, और रोज़ हमें एक कविता पढ़ के सुनाना, गा के सुनाना। तो ये हमारा, जैसे कहते हैं, संस्कार था। हाँ, इसी बात पर मैं आऊँगा कि कहा जाता है कि जो इंसान खुद को जैसा भरता है, हाँ, वैसा ही छलकता है। कहीं ना कहीं आप दुनिया भर में घूमी हैं, एक देखने का नज़रिया होता है, अपने आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करने का एक तरीका होता है सबका, वो आपने खुद को भरा, और वो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके उपन्यास में। पोइट्री का बहुत इस्तेमाल किया आपने किताब में, यही वजह है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आपके बचपन में जो संस्कार बनते हैं, जो आप सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं, वही आप फिर उसका उद्गार करते हैं। तो हाँ,
वो है। और मुझे भी मुझे पता है कि आप भी शायर हैं, तो मुझे भी बहुत कविता से प्रेम है। और सो मैंने कहा कि किताब में ज़रूर डालना है। बल्कि कई पब्लिशर्स जो पहले मैंने अपना जब ड्राफ्ट भेजा तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोग कविता में बोलते थे क्या, ये तो ठीक नहीं लगता। मैंने कहा फिर आप मिले नहीं थे उन लोगों को, उस जनरेशन के लोगों को जो कविता जीते थे, बोलते थे, उड़ते बिछाते थे। तो वही है इस किताब में मैंने कविता को जैसे पिरोया है। हाँ, मैं चाहूँगा कि आप किताब का कोई हिस्सा पढ़ के भी सुनाएं। हाँ, हमारे दर्शकों के लिए। जरूर। भारतीय संस्कृति में शायद हमारी एक ही सभ्यता है जो नारी को देवी मानती है। डीइफिकेशन ऑफ विमेन जिसे कहते हैं। तो गुरु जब अपना प्रेम व्यक्त करता है और वो सोचती है कि अरे ये ब्राह्मण है और इतना विद्वान है और मुझे इतना मान दे रहा है, तब वो ये कविता बोलता है और कहता है कि आप मेरी देवी हो। मधुमालती, you are the goddess installed in my temple's sanctum sanctorum, to the exhilarating heartbeats of celestial drums, my fevered chanting and joyous limpid songs. You accept me as your devotee and I pledge my whole life to you. Then he goes on to say, your love fills my cup of yearning to be great for your sake, not for mine. I aspire to reach yonder distant horizons untrammeled and swing back to my cove where calm inner waters of happiness flow, meander and rest. I will in turn shield you from non-believers in your divinity. फिर लास्ट में ये कहता है, my panch prana, the 5 vital life forces drawn from cosmic springs, I consecrate to you, my Devi. Let the spirit divine merge my soul with yours and our bodies entwine. O Madhumalti, let the beguiling veil of Maya once and for all be pierced and fall between the manifest and the truth, between the striving and the attainment, between the worshipper and the worshipped, between me and you. So ये जब उसको कहता है तो उसे लगता है कि अरे मुझे तो इसने तो कहा कि तो फिर ये हमारा एक तरह से ये आपका प्रण हो गया। और मैं देखिए आगे जाके मैं आपको होल्ड टू अकाउंट करूँगी। और फिर बाद में जब उनमें थोड़ी अनबन हो जाती है और शंकाएं पैदा हो जाती है तो फिर वो ये लेके जाती है उसके पास और कहती है गुरु को कि तुमने तो मुझे देवी बनाया था बट भूल गए तुम पूजा करना। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो अभी भी तुमको देवी मानता हूँ। तो वो बोलती है कि तुम्हारे मानने की बात नहीं है, तुम्हारे मानने से मैं देवी नहीं हूँ। मैं देवी हूँ मेरे अपने बलबूते पे और जो मैंने तुम्हारे लिए किया है उसके बलबूते पे। तो वो भी एक वो एक डायनेमिक्स है मैन वुमन रिलेशनशिप का, जो मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया है इस उपन्यास में। 2 लव पोएम्स हैं, एक आप चूज करिएगा। लेकिन नहीं, मैं बीच बीच में दोनों ही सुनूंगा। अच्छा, तो एक है जब वो पहली बार
उनका कॉलेज ख़त्म हो गया है, 3rd ईयर पास कर गए हैं, और उनको कुछ जब उन्होंने ये नाटक किया था, एक राष्ट्रवादी नाटक किया था, और प्रिंसिपल ने उनको बुला के कुछ डांटा था, और उनको डर लग रहा था कि कहीं उनको सज़ा ना मिले, लेकिन जब नहीं मिलती है फिर वो शांत हो जाते हैं और बैठ के फिर ये समुद्र के किनारे रेत के ऊपर ये कविता लिखता है, और एक तरह से ये उसका प्रपोज़ल है। और ये है प्रेम लेख, जो किताब के, और ये मेरे पिताजी के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। वाह, पिताजी की हैंडराइटिंग है? जी, अरे वाह। जी, 1926। मेघांचे करी भूर्जपत्र धरुणी, अस्तांचली प्रत्यही, स्वर्गीचे नवलेख कुमकुम रसे, ती सांध्य देवी लिही, रात्री शांत गभीर अंबुनिधीच्या, आनील पृष्ठावरी, लज्जा लेख लिही विकंपित करे, ती तारका सुंदरी, सारे ते मग लेख तुच्छ गमती, चित्ताची आलोचनी, तिचा क्षयलेख एकच उभा, मी मग्न पारायणी। सो ये प्रेम लेख है जो सांध्य देवी लिख रही है, और वो कह रहा है कि मैं एक ही हूँ जो इस प्रेम पत्र का पारखी हूँ, और इसमें तुम्हारे और मेरे प्रेम की रचना है। तो ये तो एक हुआ, और एक वो तब रिसाइट करता है जब उनके शादी हो जाती है 7 साल के वेट के बाद, हाँ, इंतज़ार के बाद। तो वो एक संगम उत्सुक डोह, डोह का मतलब होता है तालाब, वह तालाब जो समुंदर के साथ मिलन करना चाहता है, लेकिन सूखा सा छोटा सा तालाब बैठा हुआ है, हाँ। तो उसका एक माधव जूलियन की है, ये पहले थी बाल कवि की, बड़े महान कवि हैं महाराष्ट्र के, मराठी के। तो उसमें ये है, एकत्र गुंफून जीवित धागे, प्रीतीचे नर्तन नाचलो मागे, एकटा उभा मी येथे, भोवती शोधी प्रियेते, होऊनी मग्न त्या क्षणी, धावती येती साजणी, देशील ना मग कसून खेप, बांधतील वर तोरण देव, बाजत जंगल मंगल गान, कड्यातून खाली होतून प्राण, होऊनी काशाय रंग, प्रेमाने बेहोश दंग, पाहुगे समागती सागरी अंत, अजून संपेना वैशाख हंत। तो वो सारा वो कल्पना करता है कि किस तरह बारिश आएगी, और फिर हम लोग भर ऊपर
तोरण, देव तोरण लगाएंगे और सारे किन्नर गाएंगे गाना, और हम लोग प्रेम में बेहोश दंग होके, काशाय रंग होके हम किस तरह समुंदर की तरफ जाएंगे, और मैं जाऊंगा और किस तरह अपने प्राण को मैं लौट दूंगा उसके अंदर। लेकिन क्या करें, ये वैशाख अभी तक आता ही नहीं। तो मालती पूछती है कि ऐसा क्यों, ये जो अधूरा प्रेम का गाना है ये अभी क्यों तुम बोल रहे हो? तो वो बोलता है कि इसलिए कि हमें याद रहना चाहिए कि ये हो भी नहीं सकता था। हम लोगों को याद होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी अभिव्यक्ति है और ये कितना बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है जो हमें भूलना नहीं चाहिए, और इसका मूल्य कभी नहीं हमें भूलना चाहिए। तो मैम, उपन्यास आपका इंग्लिश में है और जाहिर है अगर आप हिंदुस्तान की आबादी की बात करें तो उतनी बड़ी संख्या नहीं है अंग्रेज़ी के पाठकों की। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहानी, ये किरदार दूर तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, आम आदमी की ज़बान तक पहुँचें, उनकी ज़बान बने, वो सीख लें, सबक लें। उसके लिए क्या आप प्रयास कर रही हैं इस किताब का अनुवाद अन्य भाषाओं में हो, और अगर आप प्रयास करें तो किन किन भाषाओं में हम आने वाले दिनों में अनुवाद देख पाएंगे? आपको जान के खुशी होगी कि वाणी प्रकाशन जो हैं अदिति महेश्वरी जी, उनके साथ मेरा एग्रीमेंट है कि इसका अनुवाद हिंदी में होगा, और हम आशा करते हैं कि अगले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उसका विमोचन होगा। हाँ, तो हिंदी का तो है ही, मराठी का हो गया है, और अगले 1-2 महीनों में शायद उसका हम लोग विमोचन करेंगे। और तेलुगु का भी हो गया है और उसका भी 1-2 महीने में हम लोग विमोचन करेंगे। असमीज़ का भी चल रहा है। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि जितनी भाषाओं में हो जाए, रीजनल लैंग्वेजेस में, क्योंकि एक मेरा और भी उद्देश्य है कि मराठी की जो रिचनेस है, हाँ, जो उसकी गहराई है और सुंदरता है, वो और भाषाओं के लोगों के पास भी पहुँचे हिंदुस्तान में। ये तो इंग्लिश वालों के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान में जो आदान प्रदान है, हाँ, अंतर्भाषीय आदान प्रदान, वो भी हो। मेरी बहुत इच्छा है कि तीव्र इच्छा है कि ये सभी प्रांतों में, देश के सभी प्रांतों में पढ़ी जाए, और जैसे आपने कहा है उसका आनंद लें पाठक, और साथ में सीख भी लें। और क्योंकि ये एक कमिंग ऑफ एज जिसे कहते हैं, बचपन से लेकर वयस्क होने तक की जो एक यात्रा है, वो किस तरह मैंने दिखाई है, और युवाओं के बारे में है, युवा पीढ़ी के बारे में है। और ये एक एपिक लव स्टोरी है। ऐसे समय में आजकल प्रेम करना लोग भूल गए हैं कि असली प्रेम क्या होता है, वो भूल गए हैं। तो उसको भी याद दिलाना, उसको उजागर करना, इसको कहते हैं ना कि कई लोगों ने, क्रिटिक ने कहा है कि ये एक ग्रैंड रोमांस है जो अभी तक बहुत सालों तक किसी ने लिखा नहीं है। तो एक उसकी लोकप्रियता की जो प्रियता का कारण भी यही है कि एक ये एपिक लव स्टोरी है। और फिर पारिवारिक गाथा भी है। और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि ये हिस्टोरिक एक जो युग था हमारे इतिहास में,
ये सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव, जिसमें परिवर्तन हुआ हमारे समाज में, हमारे देश में और हम हिंदुस्तानियों में। तो ऐसे एक युग को मैं चाहती थी कि उसको मैं उजागर करूं, और साथ में ये भी मैं सामने लाना चाहती थी कि ये जो पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी, बहुत ही असाधारण थी और बहुत ही मूल्यवान सबक सिखाने वाली पीढ़ी थी। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि उस समय आप गुलामी के तहत थे, और फिर भी ये जो युवा और युवतियां थीं, दोनों ने किस तरह से अपना आत्मविश्वास जगाया और फिर पाश्चात्य विचारों को उसको जैसे पी लिया और उसी को फिर इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके वो ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध लड़े, स्वतंत्रता सेनानी बने अपनी तरफ से। हर जिस तरह वो कर सकते हैं, जिस तरह वो जैसे मैंने बताया कि थिएटर ऑफ रेजिस्टेंस प्ले उन्होंने एनैक्ट किया। उसके बाद फिर सत्याग्रह सेल्स बने एल्फिंस्टन कॉलेज में। फिर किस तरह वो साइमन कमीशन, उसमें उन्होंने लाठी चार्ज भी झेला। और फिर बाद में जब मालती लॉयर बनी तो उन्होंने जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, उनको डिफेंड किया। वो वही करती थी तो, और बहुत बड़ा केस जीता। तो इस तरह से युवा तो स्वतंत्रता संग्राम में, और फिर बनारस का भी एक अलग जैसे 6 चैप्टर्स हैं बनारस के, उसमें भी किस तरह उसका क्रांतिकारियों के साथ सामना हुआ एक तरह से। बात करना चाहूँगा कि 6 चैप्टर हैं उपन्यास में बनारस में, उसमें लेकिन, क्या खास जिक्र है? हाँ, लेकिन पहले मैं वही बता रही हूँ कि वहाँ पर तो वो एक जिक्र ये है कि वो किस तरह स्वतंत्र स्त्री की तरह, जो उस समय बिल्कुल सोच ही नहीं सकते थे लोग, वो अपना अस्तित्व स्थापित करती है वहाँ पर जाके। और फिर एक तो मदन मोहन मालवीय जी के साथ उसकी मुलाकात होती है कैसे, और फिर ये जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ किस तरह वो उसका सामना होता है। और वो तो है सत्याग्रही और गांधीवादी, लेकिन ये हैं आर्म्ड रेजिस्टेंस वाले। तो किस तरह वो दोनों का संतुलन करना चाहती है, लेकिन मुश्किल पड़ता है उसको। तो ये बनारस के भी बहुत, द बनारस कॉन्स्पिरेसी है। और फिर ये समय वह भी है कि जब गुरु और उसका सेपरेशन होता है, क्योंकि वो वहाँ पर बम्बई में है, अपना लॉ पूरा कर रहा है, फिर नौकरी की तलाश में है, और ये यहाँ पर से उसका सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको कह दिया है कि मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि तुम इस दूसरे जाति के लड़की से शादी करना चाहते हो। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तो वो भी एक उनका जो इसमें प्रेम पत्र हैं, जो मेरे पिताजी ने 148 पत्र मुझे मिले हैं। बहुत लिखे होंगे, हाँ, उन 3 सालों में। वो अभी भी हैं, और उन्हीं के बेसिस पे मैंने इसमें प्रेम पत्र भी डाले हैं। तो एक तो प्रेम पत्र जो बनारस का जो चैप्टर है, क्योंकि वो अलग अलग थे, प्रेम पत्रों से भरा हुआ है और उसमें भी बहुत प्यारे
वाक़ये आते हैं सामने, और वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया है। और जैसे वो है ना तुम्हारी अमृता, जैसे ये इन पत्रों का मैं अलग से एक किताब निकालना चाहती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, तुम्हारी अमृता टाइप कई लोगों ने कहा कि आपको करना चाहिए। उस्ताद शायर हैं फरहत एहसास साहब, आपने प्रेम पत्रों का जिक्र किया, प्रेम गाथा का जिक्र किया, उनका एक शेर मेरे जहन में आ गया कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। हाँ। जाहिर है कई बीमारियों का इलाज मोहब्बत है, और ख़ास तौर से अदावत के इस दौर में सिर्फ मोहब्बत ही है जो इंसान को इंसान से जोड़े रखते, समाज को जोड़े रखते हैं। जी। मैं एक जिक्र करना चाहूँगा कि कहते हैं कि लव कभी आउटडेटेड नहीं होता। एक दौर था जब बहुत अच्छी फिल्में बनती थीं बॉलीवुड में, प्रेम पर फिल्में बनती थी, बहुत अच्छा संगीत होता था। अब थ्रिलर सस्पेंस तरह का तमाम कंटेंट बदल गया, OTT पे अलग तरह का कंटेंट आ गया। क्या आप चाहती हैं कि आपकी इस कहानी उपन्यास पर कोई फिल्म बने, क्योंकि फिल्म ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर डालती है लोगों के जहन में, कोई वेब सीरीज़ बने, या किसी ने आपसे संपर्क किया है इसके लिए? आपने वेब सीरीज़ की बात की, तो वेब सीरीज़ की बातचीत चल रही है, और मैं बहुत मैं आशावादी हूँ कि जल्दी ही उसका फैसला हो जाएगा। और मेरी इच्छा तो है, और सभी कह भी रहे हैं जो जिन से बात हुई है, और बहुत विस्तार से बहुत लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी यही कहा है कि फ़िल्म से ज़्यादा ये वेब सीरीज़ के काबिल है। तो और बहुत ड्रामेटिक है, और एपिक सागा है, महाकाव्य है, तो उस तरह का फिर ट्रीटमेंट डिज़र्व होना चाहिए। तो मेरी ये आशा है कि जल्दी ही उसके बारे में भी फैसला हो जाएगा। आपने एक और बात पूछी थी कि कंटेंट के बारे में, तो मैं एक और कहना चाहूँगी कि और आज के लिए उसका क्या रेलेवेंस है। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे ये युवा, उस समय के जो युवा थे, वो किस तरह से अपने आप को गुलामी के उस विक्टिमहुड से निकाल के, हाँ, कॉन्कर करके, किस तरह अपने आप को सुदृढ़ और काबिल और आत्मविश्वासी बना रहे थे। और उस समय एक और आवेग था, वो था सभ्यता का पुनर्जागरण, हमारी भारतीय सभ्यता के बारे में पुनर्जागरण होना, और साथ साथ कल्चरल जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा था, और मराठी में खास करके। तो इन तीनों का जो संगम, और साथ साथ सामाजिक सुधार, वो जो महिला सशक्तिकरण, कास्ट के विरुद्ध, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध जो अभियान चल रहे थे नेशनल लेवल पे भी महात्मा गांधी के तहत, बट ये जो युवा थे वो उसी को भी आगे ले जा रहे थे। तो आज के युवाओं के तो ये देश, और तो ये सारे जो युवा थे अपने आप की पुनर्कल्पना कर रहे थे, अपने समाज की पुनर्कल्पना कर रहे थे। और भारत, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, भारतवर्ष के भव्य कॉन्सेप्ट से, हाँ, आइडिया से लेके किस तरह इंडिया बने, जो टेरिटोरियली, पॉलिटिकली डेजिग्नेटेड हो, उसमें भी किस तरह से उन्होंने योगदान दिया, फ्रीडम फाइट भी करके, बट बाद में उन्होंने और भी अपना जो जब इन्होंने सरकार ज्वाइन किया और फिर किस तरह उसमें योगदान दिया, तो ये भी दिखाया है। तो मैं समझती हूँ कि आज भी
हम मोदी जी के इस युग में आज भी हम उसी दहलीज पर खड़े हैं। जब हमारा, और मैं समझती हूँ कि ये जो हमारा इतिहास है एक तरह से हमारे भविष्य का पैगंबर है। हाँ, और हम 2047 की बात करते हैं, उस समय वो 1947 की का उद्देश्य था। हाँ, खैर किसी को पता नहीं था कि 1947 में होगा, क्योंकि लॉर्ड अरविंद तो कह रहे थे कि 600 साल लगेंगे हाँ भारत को मुक्त होने में, अपने सेल्फ गवर्नेंस के लिए, लेकिन हम लोगों ने हासिल कर लिया। तो वैसे ही अब भी हम अपने एक विकसित भारत के उद्देश्य पे चल रहे हैं, और युवाओं का अपने हाथ में जिम्मेदारी लेके, और जिस तरह उस पीढ़ी ने ये नहीं सोचा कि कोई और करेगा, हमें करना है, और उन्होंने योगदान दिया। और ऐसे ये असाधारण लोग थे जो गुमनाम होंगे, लेकिन जिनके योगदान के बिना महात्मा गांधी और दूसरे जो नायक थे उस समय के, और नायिकाएं थीं, और नायिकाओं का भी वर्णन है बहुत इसमें, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में नायिकाओं का भी बहुत योगदान था, कि उनके बगैर ये अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते थे, महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी। तो उसमें एक मैं आपको एक अंग्रेजी में पढ़ सकती हूँ एक जी। हाँ, वो महात्मा गांधी के वो मिलती हैं, और दो पैसेजेस हैं, बट लेकिन मैं एक पढ़ती हूँ जिसमें मालती निकलती है अपने कॉलेज से बाहर, क्योंकि उसने बड़ी ज़ोर से कह दिया है कि ब्रिटिश राज का अंत होगा, अपने क्लास में कह दिया, तो उनको डांट पड़ती है। और वो जब बाहर निकलती हैं तो लेकिन उसके टीचर लिबरल होते हैं, ब्रिटिश टीचर, तो प्रोफेसर तो उनको कह देते हैं, अच्छा तुम इस बार तो छोड़ दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो बाहर निकलती है और सोचती है, तो ये उसका है। Malti and Kamla had come to believe that they were living in Bombay at a time when everything was being turned inside out and upside down, the improbable Muktabai way. It was as if the small sweet elchi bananas grew with their ivory-colored, fragrant, sweet, pulpy flesh outside, enveloping their thin, yellow, blotchy skin inside. It was as if the Indian tiger had come out of the forest and sat supping with brown coolies at the starched linen-covered table in the Gymkhana Club of Bombay, being served by British sahibs in red and white uniforms, doubling over to place the natives. It was as if the frail Indian ascetic, with nothing but the sword of his soul force, the shield of his khadi loincloth, and the cannon fire of the Indian masses, was breaching the iron and stone battlements of the great British Empire, riding on the waves of his tremulous voice. They cherished their freedom to become part of this miracle making, even if as a tiny particle. They did not want to lose that privilege. मैम, जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स रही आपकी, हर जगह आपने अच्छा काम किया, असर छोड़ा। यूएन से जुड़ाव कैसे हुआ? यूनाइटेड नेशंस के बारे में बताइए। देखिए, मैं जब डेलीगेट बन के गई थी भारत सरकार की, वो था 1981। उससे पहले मैं अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तान थी 3 साल, और उसके बाद गई जनीवा परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस में, और वहाँ पर फिर मैंने ह्यूमन राइट्स का काम किया था, डिसआर्मामेंट का काम किया, और बहुत से और भी, क्योंकि 23 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएन के जनीवा में, WHO, ILO वगैरह।
फिर उसके बाद हम लोग श्रीलंका गए 4 साल, बहुत ही क्रांतिकारी समय था वो, और खलबली का समय था, और इंडो श्रीलंका पीस एग्रीमेंट वगैरह उस समय हुआ। और फिर उसके बाद फिर से हम लोग जनीवा गए, तो मैं डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन थी, और उसमें मैंने फिर उस समय मैंने डेवलपमेंट पे ज़्यादा काम किया। अंगटैड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे काम किया, WTO और ये उस समय गैट था, गैट WTO के नेगोशिएशंस को फॉलो करना। तो उसके बाद फिर जब हम लोग वापस आए इंडिया, तो भारत आए तो 6 साल तक हम लोग यहीं रहे। तो मैं उस दौरान जॉइंट सेक्रेटरी इकोनॉमिक डिवीज़न और मल्टीलैटरल इकोनॉमिक डिवीज़न में थी, और वो एक नया हम लोगों ने आयाम शुरू किया था इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का, लुक ईस्ट पॉलिसी का। और ये सारे जो नए इनिशिएटिव्स लिए थे आसियान के साथ, और फिर इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये सारा मेरे समय में मैंने स्टीयर किया था। तो उसके बाद जब मैं एम्बेसडर बन के गई बुडापेस्ट, और 3 साल मेरे वहाँ पर थे, और उस समय एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था इंडिया की तरफ से हंगरी में यूरोप को कवर करने का, TCS का, हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर यूरोप का इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद फिर हमारी बेटी ने कहा, अब ये देखिए कि क्या वो निकलता है, रिश्ता निकलता है, हमारे जीवन के मोड़ जब आते हैं तो कौन कहाँ पहुँचाता है। तो उसने कहा कि आप दोनों को एक जगह ही रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं, हाँ, धमकी दी उसने। तो उस समय हरदीप जी लंदन में थे, डिप्टी हाई कमिश्नर, और मैं थी एम्बेसडर बुडापेस्ट में। तो उसके बाद फिर पोस्टिंग की जब बात आई, तो हरदीप जी की पोस्टिंग जनीवा हुई थी एम्बेसडर, और फिर ये सवाल उठा कि मेरी कहाँ होगी। तो उसने कहा नहीं, आप एक ही घर में रहोगे जी, ये भी नहीं कि आप बर्न में होगे एम्बेसडर और वो जनीवा में होंगे, नहीं, आपको एक ही घर में रहना। तो फिर मैंने कहा अच्छा 1 साल की मैं छुट्टी ले लेती हूँ। तो मैंने छुट्टी ले ली, और उसी समय एक पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ अंगटैड में, जो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था 6 साल पहले, नहीं 8 साल पहले। तो मैंने फिर अप्लाई किया, फिर वो काफ़ी 6 महीने लगे मिलने में, तब मैंने फिर ज्वाइन कर लिया अक्टूबर के 2002 में। और फिर उसके बाद बस 15 साल वहीं पर रही, अलग अलग उद्दे पे। एक तो पहले तो अंगटैड में मैं डायरेक्टर थी इंटरनेशनल ट्रेड डिवीज़न की, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल भी रही। उसके बाद फिर मैं न्यूयॉर्क गई, जब हरदीप जी गए थे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो फिर मैंने अपनी बदली करवा ली वहाँ पर। और फिर वहाँ पर जब एक नए पहले विश्व स्तरीय ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए, UN विमेन, तो उसमें फिर मुझे असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस और डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर UN विमेन का फिर उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। तो वहाँ पर 7 साल हमने इस UN विमेन को पनपाया और बड़ा किया, और बहुत ही वो जिसे कहते हैं ना कि स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, तो वो था मेरा फिर।
और फिर जब हरदीप जी ने सरकार ज्वाइन की 2017 में, तब उससे पहले वो रिटायर हो गए थे और फिर उन्होंने वहाँ पर इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर उन्होंने वो ख़त्म करके जब वापस आए यहाँ पर, तो उन्होंने फिर अब आते जाते रहते थे, मैं फिर भी न्यूयॉर्क में कर रही थी अपना काम, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब तो आपको वापस आना है, क्योंकि मैं अकेले नहीं यहाँ पर कर सकता। तो फिर मैंने फिर रिज़ाइन किया और फिर 2018 फरवरी में मैं वापस आई, दिल्ली आई। तो जो शुरुआत में मैंने इंट्रो में आपका परिचय दिया, उसमें एक परिचय ये भी है कि आप केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं, जैसा आप जिक्र कर रही थी। ये भी एक परिचय है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपकी पोस्टिंग रही, व्यस्तता रही होगी, ऐसी बात जी नहीं है। जी जी जी, लेकिन व्यस्तता रही होगी, नौकरी चलती रही, जिम्मेदारियां अलग अलग बदलती रहीं। पहली बार किताब लिखने का ख्याल कब आया कि आपको महसूस हुआ हो कि मुझे किताब लिखनी चाहिए, और उस आपकी राइटिंग की जर्नी में हरदीप सिंह जी ने कितना मोरल सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। ये मैंने शुरू किया था जब मैं एम्बेसडर थी बुडापेस्ट में, और 100 पेज लिख के, क्योंकि ये मैं लिखना चाहती थी। ये मेरी एक श्रद्धांजलि है मेरे माता पिता के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे सबके, आपके, औरों के, हम भारतीयों के जो एंसेस्टर्स हैं, हाँ, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके लिए मैं एक श्रद्धांजलि देना चाह रही थी इस उपन्यास के ज़रिए। तो उस समय और फिर मैं जब जन्मी तब मेरे माता पिता 45 साल के थे, तो मैं उनके युग में बड़ी हुई, उनके युग में जीती थी, इसलिए मुझे ये बहुत ही एक तीव्र इच्छा थी कि मैं किसी तरह उस युग को और उनके जीवन को एक उपन्यास के रूप में, हाँ, सामने लाऊं और लोगों के सामने लाऊं। तो ये बहुत तीव्र इच्छा थी। बहुत जब से मैं तो समझती हूँ कि अगर आप कहें तो मैं समझती हूँ कि जब मैं श्रीलंका में थी तब से मुझे ये एक इच्छा जागृत हुई कि इसको अब लिखना चाहिए। और फिर ये पत्र मिले मुझे बुडापेस्ट जाते वक्त, तब मैंने कहा कि नहीं, अब तो इसमें बहुत कुछ है जो उस युग का एक युग की आत्मा झलकती है उन पत्रों में। तो मैंने कहा कि अब तो ज़रूर लिखना। तो मैंने 100 पेज लिखे, लेकिन उसके बाद कुछ जिसे कहते हैं कि मेंटल ब्लॉक हो गया, हाँ, राइटर्स ब्लॉक हो गया, हाँ, क्रिएटिव ब्लॉक हो गया। और फिर मैं व्यस्त हो गई और एक्सक्यूज़ मिल गया कि मैं व्यस्त हूँ, मुझे बहुत काम है। मेरी बेटी छोटी वाली बेटी छोटी थी तब, 10-11 साल की थी, तो बस उसमें व्यस्त हो गई। और फिर जब मैं वापस आई तब हरदीप जी ने एकदम गाना शुरू कर दिया कि अब तो तुम्हें लिखना ही है, अब तो तुम्हें लिखना ही है। लेकिन जब कोविड आया तब हम लोगों को यह एहसास मुझे तो हुआ, और फिर उन्होंने और भी उसको दृढ़ किया, पुश किया कि अब नहीं तो कब। और उस समय हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग रोज़ उठते थे, ये नहीं पता होता था कि हम जिएंगे कि नहीं, इस दिन के बाद और दिन आएगा कि नहीं हमारे लिए। तो उस जोश में फिर मैंने लिखना शुरू किया, और एक साल में 10-10 घंटे रोज़ मैं काम करती थी, और एक साल में फिर 270,000 शब्दों का पहला ड्राफ्ट लिखा। 2021 जून में ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद फिर जब भी मैं किसी पब्लिशर के पास जाती, वो कहते इतना बड़ा तो कोई, और पोस्ट कोविड आप समझ सकते हैं, हाँ, वैसे ही बड़ी किताबें थी,
पाइपलाइन में, और मैं तो एक नई लेखिका थी। सो मेरे को फिर उसको छोटा करना पड़ा, और फिर आखिर में आपने शायद पहले भी कुछ कहा था कि लेखक और एडिटर और पब्लिशर का जो एक नाता होता है वो बहुत ही जैसे सहजीविक नाता होता है। तो डेविड दाविदार जी ने जब मेरा एक ड्राफ्ट देखा, उस समय ये आई थिंक 2 लाख शब्दों का था ड्राफ्ट कम हो के तो उन्होंने तब पढ़ा और उन्होंने कहा नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँगा, और उन्होंने विश्वास दिखाया। और जैसे कि उन्होंने कहा भी है, आपने देखा होगा, उन्हीं के शब्द हैं कि ये बहुत ही पावरफुल डेब्यू है 21वीं सदी का। तो उन्होंने विश्वास दिखाया और तब ये पब्लिश हुआ 24 में एज अ न्यू बुक इन 2024। कहा जाए कि कोविड में बहुत सारी चीज़ें खतरनाक स्तर पे हुई, बहुत बुरे अनुभव रहे, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि लोगों ने घर में कैद रह के अपने खुद को एक्सप्लोर किया, समय गुजारा अपनों के साथ, इंटरनल जर्नी। जी, भाग दौड़ में वो सब मिसिंग था ज़िंदगी में। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब मैं जो सीक्वल लिख रही हूँ एक और फिक्शन लिख रही हूँ। कई लोगों ने कहा कि आप यूएन में इतने साल रही हैं, उसका भी ड्रामा कुछ लाइए अपने तो उसको भी मैं लिख रही हूँ। और लेकिन अब बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बाहर का जीवन इतना व्यस्त कर देता है और डाइवर्ट कर देता है कि वो जो अंदर जाके मंथन करके लिखना उतना आसान नहीं है जितना वो कोविड के समय था। मैं तो घर से नहीं निकलती थी बिल्कुल। मेरा एक शेर है मैम कि वो लोग खुश नसीब हैं दुनिया की भीड़ में जिनको कलम दवात किताबों से इश्क है। क्या बात। इस इश्क में कमी आ रही है मौजूदा दौर में, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो अब लोग किताब खरीद के पढ़ने का चलन कम हो रहा है, और इसको आप कैसे देखते हैं? ज़रूर कम हो रहा है। और मैं जब भी पब्लिशर्स से बात करती हूँ और बुक स्टोर ओनर्स से बात करती हूँ, ये ज़रूर देखने में आता है। लेकिन एक और मुझे कुछ हौसला बढ़ा है मेरा, जब मेरी किताब उस 1% में आई है कि जो बेस्ट सेलर हो गई और इतनी बड़ी हज़ारों की मात्रा में बिकी है और लोगों को पसंद आई है। और वो भी एक हिस्टोरिकल फिक्शन जो कंटेम्प्रेरी भी है, लेकिन हिस्टोरिकल फिक्शन है, लव स्टोरी है, कमिंग ऑफ एज है, फैमिली सागा है, सब कुछ है। तो एटलीस्ट उससे मेरा हौसला बढ़ा है कि पढ़ते हैं लोग। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं हमारे यूथ से, हमारे युवाओं से अपील करूँगी और उन्हें ये ज़रूर कहूँगी कि आप पढ़िए ज़रूर, किताबों को मत छोड़िए, हाँ पढ़िए ज़रूर। क्योंकि ये जो कहानियाँ हैं ये किताबों के दौर से एक अलग ही तरह से महसूस कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो आप अगर टीवी पे देखेंगे, ओटीटी पे देखेंगे, एक दूसरी तरह का वो बहुत ही पैसिव है। किताब पढ़ने में आप इतने उसमें आप अपनी तरफ से एक किताब लिख सकते हैं, लिख रहे होते हैं जो पाठक भी। अब मैंने देखा है कि कई पाठक आके मुझे जब अपना फीडबैक देते हैं कि मुझे ये कैरेक्टर इस तरह का लगा, तो मुझे लगता है कि अरे मैंने तो ये सोचा नहीं था, इन्होंने देखिए कैसे सोच लिया। तो एक तरह से आप रिक्रिएट कर रहे हैं जब आप पढ़ते हैं किताब को,
तो आप उस कहानी को रिक्रिएट करते हैं, उस कैरेक्टर को अलग तरह से महसूस करते हैं, हाँ, ढाल लेते हैं अपने आप में। तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस है, जो हम लोग, हमारी जनरेशन ने तो बहुत अच्छी तरह से उसे समझा, जिया और समझा और महसूस किया। तो हम चाहते हैं कि आप भी उसका आनंद लें। और दूसरा है मुझे पत्र लिखने का। मैं ये भी एक बहुत बड़ा, इससे आजकल के जो व्हाट्सएप और पर उसी में व्हाट्सएप के थ्रू ही या ईमेल के थ्रू ही लिखिए, लेकिन पत्र जैसे लिखे जाते थे वैसे लिखिए, उसी शैली में लिखिए। उपन्यास में आपने ट्रेडिशंस का बहुत ध्यान रखा है, परंपराओं का जिक्र किया है, परंपराओं पर जोर है आपकी राइटिंग में, उस पर क्या कहेंगे? मैंने जो परंपरा, हमारी जो महाकाव्य हैं, महाभारत, रामायण, शंकराचार्य जी के वाक्य और श्लोक और कौटिल्य, इन सब को इस तरह से, और कालिदास जी, उनका भी जो काव्य है, उन सब को इस तरह से उजागर किया है कि वह एक परिवर्तनशील समाज की ओर हमें ले जाएं और सीख दें, और ये बताएं कि हम अच्छे परंपरा को विकृत कर रहे हैं कई तरह से, जबकि हमारे शास्त्रों में, हमारे रामायण और महाभारत में अच्छी सीख थी और हम उसको भूल रहे हैं और विकृत कर रहे हैं। तो ये हर सामाजिक न्याय की बात करें तो उसमें दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने उसको दिखाया है महिला सशक्तिकरण और समानता। तो उसमें एक सर्ग आता है कि सरला, ये 17 साल की एक तरह से राजकुमारी की तरह है, और उसकी शादी हुई है और वो कंप्लेन कर रही है कि मेरा जो पति है उसके साथ मेरा कुछ प्रेम नहीं उजागर होता। तो मालती कहती है लेकिन औरतों को ऐसा एहसास क्यों होना चाहिए? तो वो कहती है, यू सपोजिटली मॉडर्न वुमन शुड नो दैट कौटिल्य ओपाइंड that women are twice as hungry for food than men, and their desire for sex 8 times more than that of men. And he also said that women's astuteness is double that of men, and her courage is 6 times that of men. तो वही कौटिल्य, और उसने फिर पूछा कि नहीं तुम ठीक नहीं कह रही, कौटिल्य ऐसे बोल सकता है? फिर उसने वो संस्कृत का श्लोक भी बोला, कोट भी दिया वहाँ पर, स्त्रीणम द्विगुणम आहारो कामाश्च अष्टगुणा स्मिता अनर्थम सहसा दोषा स्वभाव्य गता। सो इस तरह के बहुत हैं। और जैसे अब मालती कहती है उसे, जो उसकी बहन का जो पति होने वाला होता है, और वो दोनों फिलोसोफर्स हैं, कमला और राम, ये फिलोसोफर्स हैं। और हर फिलोसोफर के बाद में शंकराचार्य हो या कांट हो या नीत्जे हो, तो उनके बारे में हरदम बात करते हैं। और जब वो प्रपोज भी करते हैं तो फिलॉसफी के शब्दों में करते हैं। तो वो उनको चिढ़ाती है कि आप शंकराचार्य को क्यों इन्वोक कर रहे हैं, क्योंकि वो तो नारी के विरुद्ध थे। तो राम कहता है ये तो बिल्कुल गलत है। उन्होंने तो कहा हुआ है कि एक अच्छी पत्नी फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होती है। और फिर मंडन मिश्र के साथ
कि पत्नी के साथ उनका जब हुआ तो उन्होंने ये महिला की जो महानता है उनको स्वीकार किया था। तो इस तरह से बहुत से शास्त्रार्थ में अपनी पत्नी को जज बना दिया, पत्नी को जज। और फिर जब वो हारे मंडन मिश्र, फिर उनके साथ हुआ। तो इस तरह के बहुत से वाक्य हैं या श्लोक हैं जो मैंने उसको सामने लाए हैं, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारी जो परंपराएं हैं वो बहुत नारी शक्ति के नारी शक्ति को सशक्त करती हैं, ना कि उसको कमज़ोर करती हैं। लक्ष्मी जी, एक बेहद ज़रूरी सवाल हम इंटरव्यू के आखिरी दौर में है। परंपराओं की आपने जिक्र किया है। आजकल एकल परिवार हो रहे हैं, सेपरेशन बढ़ रहा है समाज में। पहले संयुक्त परिवार होते थे। आजकल की जनरेशन को दादा दादी, नाना नानी से उतना मिलना जुलना नहीं होता या दूर कहीं रहते हैं। ज़रूरी है कि युवाओं को, बच्चों को अपने दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए। क्योंकि आप जब बच्चों को ज़िंदगी का रास्ता दिखाएं तो पीछे मुड़ के अपने पूर्वजों को पहले देखें। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर आप? तो मैं तो इस उपन्यास के ज़रिए एक और मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हम एक निरंतरता की परिकल्पना है मनुष्य, और ख़ास करके भारत में हम इसमें विश्वास रखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें मूल्य और सौगात दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे हमारे बच्चों में दें, बच्चों को दें और उनके बच्चों को दें। और उसको देते समय एक पवित्रता के साथ, पवित्र भाव के साथ उसे दें। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आज की युवा को इस परिकल्पना को अपने जहन में रखते हुए चलना चाहिए। और चाहे वो अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों का अपने माता पिता के साथ जो संपर्क है उसे बनाए रखना, वो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा और सबके लिए एक तरह से सुदृढ़ करेंगे अपने एक दूसरे को। मैम, कुछ मेरे ट्रेडमार्क टाइप सवाल होते हैं जो मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ, छोटे छोटे। खुशी का पैमाना क्या है आपके लिए? खुशी का पैमाना देखिए, एक तो स्वस्थ होना, ये सबसे पहला मुझे तो लगता है कि स्वस्थ होना चाहिए। और जो हमारा परिवार है वो स्वस्थ होना चाहिए, सुखी होना चाहिए अपने पैमाने से। और दूसरा, जो हम कर रहे हैं, जो भी हम कार्य हमारे वश में है, उस कार्य को, उस उद्देश्य को हम प्राप्त करें तो उससे ज़्यादा सुख और कुछ नहीं हो सकता। और उसमें मैं ये कहूँगी कि जैसे आज हरदीप जी हैं, और मैं भी जब UN विमेन में थी या उससे पहले डेवलपमेंट का काम कर रही थी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के विकास का, तो हर उद्देश्य और हर उस काम को पूरा करना, जी जान लगा के, उसमें भी एक बहुत संतोष। और चाहे वो पूरी तरह से सफल हो ना हो, क्योंकि हम किसी भी कार्य में, ऐसे बड़े कार्य में पूरी तरह सफलता नहीं पा सकते, वो अधूरा ही होता है। लेकिन जितना भी हम फ़र्क ला सकते हैं उसमें बहुत संतोष और सुख होता है। वाह। और जैसे मैं आपको एक आपको पता होगा कि मुझे ये एलेनोर रूजवेल्ट ह्यूमन राइट्स प्राइज़ मिला था। तो वो किस लिए मिला था?
क्योंकि मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है कि 17 SDGs हैं, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, तो उसमें जो जेंडर इक्वालिटी और वेमेंस एम्पावरमेंट वाला गोल SDG 5 है, उसको मैंने कंसीव किया, उसको सारा आइडिया बनाया और उसको फिर मेंबर स्टेट्स में जाके उसका प्रचार किया, उनको फिर जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, वो क्रेडिट मैं बड़ी हम्बली कह रही हूँ, लेकिन उस समय जो मुझे आनंद हुआ कि ये एक इंटरनेशनल नॉर्म बन गया है कि, और इसमें 9 टारगेट्स और SDG goal on gender equality and the empowerment of all women and girls. तो ये एक विकास का मानक बन गया। मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन मैं सबसे पूछता हूँ कि संतुष्टि का पैमाना क्या है। आपने पहले जवाब दे दिया। आखिरी सवाल, सफलता क्या है आपके हिसाब से? मैंने कह दिया ना कि जो आप एक तो उद्देश्य आप रखते हैं, अगर उसमें मैं कहती हूँ कि अगर 80% भी आपको सफलता मिल जाए तो आपको संतुष्टि हो जाती है, और फिर एक दूसरा मानक खड़ा हो जाता है। हाँ, एक नया उद्देश्य आप रखते हैं और फिर उसको चेज़ करते हैं, फॉलो करना है। और एक और बात है कि इन सब में एक आध्यात्मिक सीकिंग और उसको एक आध्यात्मिक जीवन भी ज़रूर होना चाहिए, आध्यात्मिक लक्ष्य भी ज़रूर होना चाहिए, जिसके कारण आप और जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में, जैसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ की तरह, उसको फिर आप उस लक्ष्य की ओर काम कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि हम बहुत जल्दी अरे मैंने इतनी मेहनत की और मुझे ये मिला नहीं, या मैंने इतनी मेहनत की इसका प्रभाव नहीं हुआ, और जिनको मैं चाहती थी कि मैं मदद करूं, अब जैसे आप बात कर रहे थे कि महिला सशक्तिकरण का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हमने हासिल भी कर लिया है। आज वुमेन लेड डेवलपमेंट है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना भी बाकी है। लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए, हरदम रुकना नहीं चाहिए। बड़ी दिलचस्प बातचीत हुई, यकीनन आपको भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।